वेलकम टू डिडक्टिव क्लासेस। बेटा आज का जो टॉपिक रहेगा वो सिंधु घाटी की सभ्यता, जिसे इंग्लिश में हम इंडस वैली सिविलाइजेशन बोलते हैं। और ये जो हमारी सभ्यता थी सिंधु घाटी की, इसे हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। और यह सभ्यता भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता है, दुनिया की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक भी है। और इस सभ्यता की सबसे पहली जानकारी हड़प्पा नामक स्थान से होने के कारण इसे हड़प्पा सभ्यता भी बोलते हैं। अच्छा, इसका जो विकास था वो सिंधु घग्गर नदी के किनारे हुआ था, और इनकी जो ट्रिब्यूटरीज थी, सहायक नदियां थी, उनका भी बहुत कंट्रीब्यूशन है। और इसके जो प्रमुख केंद्र थे हड़प्पा है, मोहनजोदाड़ो, कालीबंगन, लोथल, धोलावीरा, राखीगढ़ी इसके प्रमुख केंद्र हैं। अभी 2014 में भिरणाणा को सिंधु घाटी सभ्यता का अब तक का खोजा गया सबसे प्राचीनतम नगर माना गया है। अंडरलाइन इट, प्लीज इसे अंडरलाइन कर लेना। और ब्रिटिश काल में खुदाई के आधार पर जितने भी इतिहासकार थे उनका अनुमान था कि यह अत्यंत विकसित और नगरीय सभ्यता थी। ना जाने कितने बार उजड़ी है और कितने बार ये सभ्यता हमारी बसी थी। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो इस सभ्यता के बारे में सबसे प्रथम जानकारी देने वाला जो विद्वान था, जिसका नाम था चार्ल्स मैसन, ये उस वक्त बेसिकली ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी उसमें कार्यरत थे। लेकिन इनका जो मकसद था या इनका जो इंटरेस्ट था वो बेसिकली इन सब चीज़ों में, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट या हिस्ट्री में ज़्यादा था। तो ये जस्ट घूमने निकले थे, तो उनको यहाँ पे पूरा का पूरा खंडहर दिखाई दिया। तब जाकर इन्होंने जानकारी दी कि भाई ऐसी ऐसी चीज़ मैंने देखी है। अब जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के जो उस वक्त के महानिदेशक थे, जिनका नाम था सर जॉन मार्शल, इनका नाम बेटा याद कर लेना, सर जॉन मार्शल उस वक्त के महानिदेशक थे पुरातत्व विभाग के। और उनके समय में राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में हड़प्पा की खोज की। और जो हमारे आर.डी. बनर्जी थे, जिनका पूरा नाम था आर.डी. बनर्जी का रखलदास बनर्जी, इन्होंने मोहनजोदाड़ो की खोज की थी 1922 में। 21 में हड़प्पा, 22 में मोहनजोदाड़ो। अब पिगेट ने मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा था। पिगेट ने ये स्टेटमेंट दिया था बेसिकली। अच्छा, अगर हम इस सभ्यता की बात करते हैं तो इसका सबसे बड़ा क्षेत्र जो था वो हड़प्पा था। और हमें पता है कि हड़प्पा के नाम से इसे जाना गया, सभ्यता के नाम से इसे जाना गया। और जो इसके शहर थे वो मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, कालीबंगन बहुत ही फेमस शहर हुआ करते थे। और मोहनजोदाड़ो को मृतकों का टीला के नाम से जाना जाता था। अब मृतकों का टीला क्यों बोला जाता था? क्योंकि इस सभ्यता के लोगों के मृत्यु के उपरांत उसे मोहनजोदाड़ो के कुछ भाग में, वहां पे खम्बे में लाश को बांध के छोड़ दिया जाता था और उसे गिद्ध और अन्य जानवर खा लेते थे। उसके बाद बाकी का जो प्रोसेस होता था वो लोग निभाते वगैरह थे। अच्छा, यहाँ पे हमें पता होना चाहिए कि यह विश्व की सबसे बड़ी सभ्यता है। लगभग 13 लाख किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र में फैली हुई है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत में फैली हुई थी। त्रिभुजाकार की शेप की ये हमारी सभ्यता है। त्रिभुजाकार इट मीन्स ट्राइंगल शेप की ये है, ठीक है, जिसके 3 कोने होते हैं। ये कांस्य युगीन सभ्यता है। कांस्य एक प्रकार का मेटल होता है। और कैसे बनता है वो भी हम बता देंगे, किसके मिश्रण से हमें कांस्य बनता मिलता है वो बता देंगे। यहाँ पे कांसा का प्रयोग किया जाता था, इसलिए हम इसे कांस्य युगीन सभ्यता को भी नाम से जानते हैं। अच्छा, आगे हम बात करेंगे इसका जो टाइम पीरियड था, कैसे पता चला कि भाई इतने इतने साल पहले, 4700 पहले हमारी ये सभ्यता विकसित हुआ करती थी। तो कार्बन 14 पद्धति होती है, जिसके कारण हमें पता लगता है कि पर्टिकुलर पीरियड का क्या समय रहा होगा, कि सभ्यता का क्या समय रहा होगा। इसके प्रमुख स्थल बार बार वही चीज़ मैं बोल रही हूँ, हड़प्पा याद करो, मोहनजोदाड़ो, लोथल, धोलावीरा, सुरकोटोडा, दैमाबाद, कुनाल, रोजदी, रोपड़, कालीबंगन आते हैं। ठीक है, अब हम डिटेल में बात करेंगे। हड़प्पा की बात करते हैं। हड़प्पा पाकिस्तान में है प्रेजेंटली, और हड़प्पा सभ्यता मोंटगोमरी जिला में आता है। हड़प्पा नाम की जो जगह है वर्तमान में शाहीवाल जिले में है। रावी नदी के तट पे बना हुआ है, यानी बना था। उत्खननकर्ता खोजने वाले कौन थे भाई? दयाराम साहनी थे। R37 कब्रिस्तान यहाँ से हमें मिला है। और R37 का मतलब है यहाँ पे 37 कंकाल्स मिले हैं। लेकिन R37 की तरह ही RH भी था, और H की कंपैरिजन RH नहीं, सिर्फ H कब्रिस्तान भी मिला। और H यहाँ पे ज़्यादा था, अप्रॉक्स 200 हमें यहाँ पे डेड बॉडीज का कब्र हमें देखने को यहाँ पे मिलता है। यहाँ पे 37 कंकाल हमें मिले थे। विदेशी कब्रें भी हमें देखने को मिल जाती हैं। इक्का गाड़ी
मिली है श्रृंगार पेटिका, यानी लोग श्रृंगार करते थे। साथ में स्वास्तिक का निशान भी हमें मिला है और नदी के तट पे 12 अन्नागार मिले हैं जहाँ पे अन्न को स्टोर किया जाता था। और अनाज साफ करने का चबूतरा भी हड़प्पा में ही मिला है और श्रमिक आवास भी हमें यहाँ पे मिले हैं। मोहनजोदाड़ो की बात करते हैं तो यहाँ पे सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है बेटा, ये सभ्यता लड़काना जिले में स्थित है और यह सिंधु नदी पे बसी थी, मेन सिंधु नदी पे बसी थी। और मोहनजोदाड़ो को जो शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला है। और मृतकों का टीला क्यों था भाई, हमें पता है। विशाल स्नानागार जिसे इंग्लिश में ग्रेट बाथ बोलते हैं वो हमें यहाँ से मिला है, जिसका आकार 39 × 23 × 8 फीट हुआ करता था। जस्ट लाइक आर टुडेज मॉडर्न स्विमिंग पूल, जैसे आजकल के स्विमिंग पूल होते हैं वैसे ही ये था हमारा। और उत्तर और दक्षिण में सीढ़ियां बनी हुई थी और बिटुमिनस का लेप किया गया था, मतलब जो इसकी ईंटें हैं ना वो इंटरलॉकिंग पैटर्न में बनी हुई हैं और बिटुमिनस का लेप कर दिया जाता था। तार को यूज किया जाता था, तारकोल होता है तारकोल, उसको लेप कर दिया जाता था। और इतने भी कुछ भी आप खुद सोचिए ना, इतनी पुरानी सभ्यता की ईंटें हैं जो आज भी सही सलामत मात्रा में हमारे पास हैं, तो सोच सकते हैं इनकी टेक्नोलॉजी कितनी हाई फाई रही होगी। अच्छा, उत्तर दिशा में 6 वस्त्र बदलने के कक्ष भी हैं और 3 तरफ बरामदे हैं। जैसे आजकल भी स्विमिंग पूल के पास हमारे कुछ रूम्स होते हैं, चेंजिंग रूम्स होते हैं, बाथिंग रूम्स होते हैं, वहां पे भी वो चीजें थी। बरामदे के पीछे कई कक्ष बने हुए हैं। जलपूर्ति हेतु कुआं भी बना हुआ है जहां से पानी आता था इन स्नानागार में। और सीढ़ियों के भी साक्ष्य हमें मिले हैं। प्रथम तल पे संभवतः पुरोहित रहते होंगे, जो फर्स्ट फ्लोर रहता होगा वहां पे पुरोहित वगैरह रहते होंगे और यहाँ पे धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन होता होगा और यहाँ पे लोग नहाते भी होंगे। और लोगों का मतलब है कि जो उस वक्त के जो उच्च सोसाइटी के जो लोग रहते होंगे वो यहाँ पे ओकेजनली आकर के स्नान किया करते थे, ठीक है। और सर जॉन जो मार्शल हुआ करते थे, इसे तात्कालिक समय की एक आश्चर्यजनक इमारत कहा उस वक्त की। विशाल अन्नागार भी मिला हमें, एक बहुत ही ग्रैंड स्टोरेज ग्रेनरी मिला हमें। महाविद्यालय उस वक्त हुआ करते थे। सूती कपड़े का वो लोग जानते थे सूती कपड़े के बारे में, क्योंकि सूती कपड़ों के मृदभांड के ऊपर सूती कपड़े हमें मिले हैं, तो हमें ये पता चलता है कि हाँ भाई वो लोग सूती कपड़ों को जानते होंगे। हाथी का कपालखंड खोपड़ी मिली हुई है, जिससे हमें ये पता चलता है हाथी के बारे में भी ये लोग जानते थे। नर्तकी की मूर्ति मिली है जो कि धातु की बनी हुई होती थी। ये है हमारी नर्तकी की मूर्ति जो कि धातु से बनी हुई है, किसी मेटल से बनी हुई है और इसके एक हाथ में चूड़ियां पहन रखी हैं। याद रखना मोहनजोदाड़ो से ही मिली है। पुरोहित राजा भी हमें मिला है जो कि ध्यान अवस्था में है, शॉल ओढ़ रखी है। ये देखिए शॉल है, आप देख सकते हैं, जिसपे नक्काशीदार या काशीदार का कार्य किया गया है। मेसोपोटामिया की मोहर मिली है, जिससे हमें ये पता चलता है कि उनका बिजनेस मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के साथ हुआ करता था। ईरान की सभ्यता जो थी, हम उसकी बात कर रहे हैं। लोथल गुजरात में है, भोगवा नदी के किनारे स्थित है। उत्खननकर्ता एसआर राव हुआ करते थे और यह एक व्यापारिक नगर था, यानी बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से काफी यहाँ पे ये जो नगर था वो बहुत ज्यादा फरा फूला था। यहाँ पे गोदीवाड़ा डॉकयार्ड मिलता है जहाँ पे शिप्स आती थी। लोथल चूंकि गुजरात में है, समुद्र का किनारा है, तो यहाँ पे शिप्स वगैरह आती थी, तो डॉकयार्ड्स भी मिले हुए हैं यहाँ पे, गोदीवाड़ा जिसे हम बोलते हैं। और सबसे बड़ी कृति थी ये। अच्छा, यहाँ पे बीड बनाने का कारखाना भी हमें मिला, जो बीड्स नहीं होते जिनसे हम हार झुमके ये सब बनाते हैं, तो यहाँ पे बीड्स भी मिले। चावल के साक्ष्य मिले हैं। लोथल और रंगपुरा 2 जगह ऐसी थी जहां से हमें चावल के साक्ष्य मिलते हैं कि हाँ भाई वो लोग चावल भी जानते थे। फारस की मुहर भी, फारस की मोहर भी मिली है जो गोलाकार बटनुमा हुआ करती थी। चक्की के 2 पार्ट भी मिले हैं, जो चक्की होती है। और घरों के दरवाजा मुख्य मार्ग पर खुलते हैं, ठीक है। एक ऐसा घर मिला जहाँ पे मुख्य मार्ग पे खुलते हैं। अच्छा, धौलावीरा गुजरात में ही है। रविंद्र सिंह बिष्ट हुआ करते थे उत्खननकर्ता और यह शहर किसी भी नदी के किनारे नहीं बसा हुआ है। 3 भागों में विभाजित है, पूर्व, मध्य और पश्चिम। यहाँ से 16 कृत्रिम जलाशय मिले हैं, यानी मैन मेड, जो इंसानों ने उस वक्त के बनाए होंगे, नहर वहर या पोंड वगैरह जो भी हम कह सकते हैं। स्टेडियम के साक्ष्य हमें मिले हैं और सूचना पट यानी इंफॉर्मेशन जिस पे लिखे रहते थे वो लोग, उस टाइप की जो चीजें थी वो मिली हुई हैं और पॉलिश युक्त है बिल्कुल। हम यहाँ पे चिन्हौदड़ों की बात करेंगे। ये कहाँ पे स्थिति है इसकी, ये कहाँ पे स्थित है, ये पाकिस्तान में है। एनजी मजुमदार इसके उत्खनन करता थे और आगे चल के इनकी हत्या डाकुओं ने कर दी थी। और यह एक बहुत ही फली फूली नगरी थी, औद्योगिक नगरी थी, बिजनेस होता था। मन के बनाने के कारखाने मिलते हैं यहाँ पे भी बीड्स के। और कुत्ते द्वारा बिल्ली का पीछा करने के भी साक्ष्य मिलते हैं। पेंटिंग्स वगैरह में हमने इन चीज़ों को देखा है। सुकुटोड़ा इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करें तो ये गुजरात का पार्ट था।
सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को घोड़े का ज्ञान नहीं था, हमें पता है। अब कुनाल की बात करें तो ये हरियाणा में स्थित है और चांदी के 2 मुकुट हमें यहाँ पे मिले हैं। दमाबाद की बात करें तो धातु का रथ भी हमें मिला है। गुजरात में स्थित है रोजदी, हाथी के साक्ष्य यहाँ पे मिलते हैं। और रोपड़ में हमें मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य मिलते हैं। और कालीबंगन की बात करें तो एक ऐसी खोपड़ी जिसमें 6 छेद किए गए हैं, अर्थात इनको शल्य चिकित्सा के बारे में भी काफी नॉलेज हुआ करती थी। ये कुछ ईयर्स है जो अभी तक हमने पढ़े हैं, वही ईयर है, एक बार इन ईयर्स को बेटा जरूर देख लेना, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करें तो इनका नगरीय लाइफ कैसी थी, राजनीतिक, सामाजिक और इनका पतन कैसे हुआ वो देख लेते हैं। अगर हम सिंधी घाटी सभ्यता की नगर योजना की बात करें या नगरीय सभ्यता कैसी थी, तो पूरी की पूरी जो सभ्यता थी या जो एरिया था वो 2 पार्ट में बटा हुआ था। एक ऊपर वाला भाग था और एक नीचे वाला भाग था, जिसको हम पूरा का पूरा सिटाडेल बोलते हैं। और यहाँ पे अगर बात करें तो जो पूर्वी भाग था ये आवासीय भाग होता था, जहाँ पे लोग रहते थे, पूर्वी भाग, ठीक है। पश्चिमी भाग हिस्सा थोड़ा ऊंचे टीले पे बना होता था। और दूसरी चीज ये हम बोलेंगे कि यहाँ पे पूरे के पूरे अमीर लोग रहते थे, नीचे वाले पे गरीब लोग रहते थे, ठीक है। अच्छा, शहर एक पैटर्न पे बसे होते थे, एक घर में सामान्य थे 3-4 कक्ष, रसोई, आंगन होता था। उन्हें सीढ़ियों का भी ज्ञान था, क्योंकि हमें कुछ घरों से कुएं के साक्ष्य मिलते हैं और ग्रेट बात में भी हमें सीढ़ियों के बारे में पता चलता है। मोहनजोदाड़ो से लगभग 700 कुएं प्राप्त हुए थे, याद रख लेना। और जल निकासी की व्यवस्था होती थी बहुत तरीके से। मुख्य मार्ग पे नालियों को साफ करने के लिए मेन हॉल होता था। पक्की ईंटों का प्रयोग किया जाता था। नालियां ढकी होती थी। ईंटों का कार 4x2x1 हुआ करता था। यहाँ पे राजनीतिक जीवन की बात करें तो यहाँ पे पुरोहित वर्ग के पास पक्का शासन रहा होगा और एक ही प्रशासनिक व्यवस्था होगी, मतलब कुल मिला के एक ही गवर्नमेंट सिस्टम वहाँ पे रहा होगा, कोई भी एक राजा रहा होगा। और अगर हम सामाजिक स्थिति की बात करें तो संयुक्त परिवार होता होगा और पूरा का पूरा समाज 4 भागों में विभाजित था। पुरोहित थे, व्यापारी थे, किसान थे और श्रमिक वर्ग हुआ करता। श्रमिक मतलब लेबर वर्ग हुआ करता था। मातृ देवी की मूर्ति मिलती है और ये मात्रात्मक समाज के रूप में भी जाना जाता है सिंधु घाटी की सभ्यता। पुरुष महिलाएं दोनों श्रृंगार करते थे, जवाहरात पहनते थे। वो मांसाहारी और शाकाहारी दोनों भोजन किया करते थे। शतरंज व मुर्गे की लड़ाई इनके प्रिय खेल थे। अंडरलाइन एड। अंतिम संस्कार की अगर हम बात करें तो अंतिम संस्कार की 3 विधियों का प्रचलन था, मतलब पूर्ण शवाधान, आंशिक शवाधान और दाह संस्कार। आत्मा व पुनर्जन्म में विश्वास करते थे ये लोग और बहुत देवी देवताओं में विश्वास करते थे। पुरुष महिला देवताओं को पूजते थे। मूर्तियां मिली हैं, मंदिर बनाना आरंभ नहीं हुए थे। यहाँ पे ये लोग अंधविश्वासी थे, टोने टोटके जादू में विश्वास करते थे, बलि प्रथा में विश्वास करते थे। कालीबंगन से हवन कुंड मिला है और यह पूजा, वृक्ष पूजा, जल पूजा, लिंग पूजा में विश्वास किया करते थे ये लोग और इन्हें ध्यान और योग का भी ज्ञान था। मोहनजोदाड़ो से एक मोहर मिली है जिसपे शिवाय का चित्र मिला हुआ है और मार्शल जी ने इन्हें पशुपतिनाथ भी कहा गया है। ये रहा, हम देख सकते हैं। अच्छा, इनकी आर्थिक स्थिति अगर बात करें तो पूरी की पूरे लोग कृषि पे डिपेंडेंट थे और जहाँ पे भी थोड़ा बहुत प्रोडक्शन होता था उसे बाजारों और शहरों में ले जाकर के बेचा करते थे। गेहूं, सरसों, चना, मटर, रागी उनकी मुख्य फसलें थी। लोथल से चावल के साक्ष्य मिलते हैं और रंगपुर से भी चावल की भूसी मिलती है। रंगपुर हड़प्पा का नॉर्दर्न एरिया है और शॉर्ट गई अफगानिस्तान के नहरों से साक्ष्य मिलते हैं। ऑक्सिस रिवर के किनारे बसा पड़ा हुआ है। धौलावीरा से भी जलाशय के साक्ष्य मिलते हैं और यह पशुपालन भी करते थे। राइट, विदेशों से व्यापार भी होता था और सारगोन अभिलेख में सिंधु घाटी सभ्यता को मेलुहा कहा गया है। ठीक है, मेलुहा नाविकों का देश है। मेलुहा हाजा यानी मोर के लिए प्रयुक्त पक्षी के लिए प्रसिद्ध है और सारगोन अभिलेख में कपास को सिंडन कहा है। कपास की विश्व में प्रथम खेती कहाँ हुई थी? तो भाई भारत में ही हुई थी कपास की खेती। अच्छा, दिलमुहन और भाकन मध्यस्थ का कार्य करते थे। मुद्रा व्यवस्था का प्रचलन बिल्कुल नहीं था। वस्तु विनिमय होता था। ये सोने व चांदी का प्रयोग किया करते थे। लोहे से बिल्कुल परिचित नहीं थे और तांबा और टिन को मिलाकर के ये कांसा बनाते थे। बालाकोट जो कि पाकिस्तान में है से शंख उद्योग के अवशेष मिले हैं।
अच्छा, इनकी जो लिपि थी, लिपि अभी तक बेटा पढ़ी लिखी नहीं जा चुकी है, क्योंकि हमने इसे पढ़ाई करने में हम लोग असमर्थ थे। और इसकी जो लिपि है वो चित्रात्मक है। और अगर हम बात करें तो हाँ, राइट, तो कुल मिलाकर जब भी लिपि के बारे में हम बात करेंगे तो आप सिंपल से ये बोलेंगे कि ये अभी तक पढ़ी नहीं गई है और चित्रात्मक लिपि थी इनकी। सिंधु घाटी सभ्यता में 3 तरह की मूर्तियां मिलती हैं, धातु की, पत्थर की, मिट्टी की। मिट्टी की जो नॉर्मल होती है, टेराकोटा टॉयज जो थे ना हमारे उस वक्त के, मिट्टी के जो खिलौने थे उनको भी हम टेराकोटा ही बोलते हैं। मोहनजोदड़ो से जो रत्न की मूर्ति मिली वो बेटा धातु की ही थी। दैमाबाद से भी धातु का रत्न मिला है। पत्थर की पुरोहित राजा की जो मूर्ति थी वो रो पत्थर की बनी होती थी। टेराकोटा की मातृ देवियों की मूर्तियां हमें मिली हैं। ज्यादातर मोहरें शैल खड़ी की बनी हुई करती थी। मोहरें वस्तुओं की गुणवत्ता एवं व्यक्ति की पहचान की घातक होती थी। अच्छा, मोहरों पे एक सिंगा बना रहता था। मोहनजोदड़ो व हड़प्पा से बड़ी मात्रा में मोहरें प्राप्त हुई और कुबड़ वाला सांड के चित्र भी हमें प्राप्त हुए हैं उन मोहरों पर से। अच्छा, सिंधु घाटी के पतन के बारे में भी बहुत सारे लोगों ने अपनी विचार दिए, जैसे कि आर्यों ने आक्रमण किया और उनको दक्षिण भारत भगा दिया गया, वो दक्षिण भारत चले गए। बाढ़ आई होगी जिससे लोग डूब के मर गए। प्रशासनिक शिथिलता यानी कि कोई गवर्नमेंट प्रॉपर तरीके से उन लोगों को रूल नहीं कर पाई। अच्छा, जलवायु परिवर्तन हुआ। ये लोग जो सामने आई चीज़ें, मतलब जलवायु परिवर्तन इट मीन्स जैसे बहुत ठंडी रही होगी तो गर्मी आ गई होगी, गर्मी आ गई होगी तो बहुत ज़्यादा गर्मी आ गई होगी, जिसके कारण लोग अपने आप को नहीं बचा पाए। प्राकृतिक आपदा इट मीन्स नेचुरल कैलामिटीज, बाढ़, सूखा, बीमारी में ग्रस्त हो गए होंगे, शायद इसलिए से सभ्यता नष्ट हो गई होगी। नदियों ने अपना रुख बदल दिया गया होगा, तभी ये सभ्यता खत्म सी हो गई। तो कुल मिलाकर के आज अभी हम ये चीज़ ख़त्म करते हैं। अब कल इन्हीं के ऊपर बेटा MCQs हम करेंगे, अप्रॉक्स 50 या 60 MCQs, ठीक है। और अगर आपको हल्का सा भी ये चैनल अच्छा लगा हो, वीडियो समझ में आई हो, तो बेटा प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।